कृष्णा 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 हरे राधे राधे। तो फर्स्ट दिन आपने घूम लिया, अब सेकेंड दिन चलते हैं, गोवर्धन चलने वाले हैं, फिर बरसाना चलने वाले हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आपको सेकेंड दिन का पूरा किस तरीके से घूमना है वो बताने वाले हैं। अभी हम लोग मथुरा की गलियों में टहल रहे हैं, देख सकते हैं कितना पतला पतला एकदम गली रहता है। ये भी लड़का पतला ही है। तो हम लोग निकल चुके हैं गोवर्धन पर्वत के लिए, बरसाना के लिए और नंदगांव के लिए। तो अब मथुरा या फिर वृंदावन में हो, कहीं से भी आपका डिस्टेंस लगभग 45 किलोमीटर का रहने वाला है। तो जो कि आप टैक्सी से चल सकते हैं या फिर आप अगर शेयरिंग ऑटो से भी जा सकते हैं, जो कि आपको फेयर लगभग ये 200 से 250 रुपये ले लेगा आपको इन जगहों पर घुमाने के लिए। तो चलिए हम भी पहुँचते हैं और आपको बताते हैं बरसाना के बारे में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है राधा रानी का मंदिर। और ख़ास करके होली, जो लठमार होली होता है वो यहाँ पर ही होता है बरसाना में। और यहाँ सबसे खास जो गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि माना जाता है कि परिक्रमा करने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो हम पहुंच गए बरसाना। तो बरसाना हम पहुंच चुके हैं और सबसे पहले राधा रानी टेम्पल चलने वाले हैं राधा रानी का दर्शन करने के लिए। तो बरसाना में राधा रानी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, हमारो प्यारो बरसाना। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं और राधा रानी का दर्शन करवाते हैं। और ये सबसे पहले और यहाँ की गलियों को देखिए, पूरा सजा हुआ है, क्योंकि अभी लठमार होली जो है वो यहाँ का स्पेशल है और पूरा सजा हुआ है। और चलते चलते बरसाना में देखिए राधा रानी का जहाँ पे जन्म हुआ था ये प्लेस है। बरसाना में कई सारी चीज़ें फेमस तो हैं ही, साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कुल्हड़ वाला लस्सी भी ना बिल्कुल ना भूलें। एकदम अमृत के जैसा आपको स्वाद लगने वाला है। मक्खन जो ऊपर से लगा हुआ रहता है और उसका जो टेस्ट आता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो आप यहाँ पे आएँ और ज़रूर एक बार टेस्ट करें। खाने के बीचों बीच में एक पहाड़ी है जिस पर राधा रानी का यह मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1675 ईस्वी में राजा वीर सिंह ने किया था। तो राधा रानी के मंदिर के पास पहुँचने के बाद आप ऊपर से पूरा बरसाना शहर देख सकते हैं। राधा रानी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। इस पहाड़ी को बरसाने का माथा कहा जाता है और राधा रानी मंदिर को बरसाने की लाडली का मंदिर और राधा रानी का महल भी कहा जाता है। यह मंदिर लाल और सफ़ेद पत्थरों से बना है, जो राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। आखिरकार इतनी ऊंचाई चढ़ने के बाद हम राधा रानी के दरबार में पहुंच ही गए हैं। और ऐसे कहा जाता है कि मथुरा और वृंदावन तो कई सारे लोग आते हैं, बट बरसाना में राधा रानी का दर्शन कर पाना किस्मत वाले ही दर्शन कर पाते हैं राधा रानी का। उसमें से एक हम भी किस्मत वाले हैं जो राधा रानी के दर्शन कर पा रहे हैं। आप भी दर्शन कर पा रहे हैं लाडली जी के घर बैठे। तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। और राधा रानी का जो मंदिर खुलने का जो समय है वो सुबह 5 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। राधा रानी जी का दर्शन तो हो गए हैं, अब वक्त आती है झूमने का, श्री कृष्ण की भक्ति में, राधा रानी की भक्ति में। कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 आप लोगों ने भी हमारे साथ झूमा। तो राधा रानी मंदिर परिसर के अंदर में बरसाना होली उत्सव, राधा अष्टमी और जन्माष्टमी के अलावा लठमार होली भी मंदिर के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। लठमार होली मनाने के लिए मंदिर में श्रद्धालु और पर्यटकों की भीड़ रहती है। बरसाना में होली त्यौहार की वास्तविक दिन से एक सप्ताह पहले ही शुरू हो जाती है और रंग पंचमी तक चलती है। राधे 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 राधे। तो राधा रानी के दर्शन हो चुके हैं, अब चलने वाले हैं कीर्ति मंदिर में, जो कि बरसाना का बहुत ही खास मंदिर है। तो कीर्ति मंदिर हम पहुंच चुके हैं और देखिए क्या ज़बरदस्त मंदिर बनाया हुआ है।
और बताया जाता है इसी मंदिर की आधारशिला जगत गुरु कृपालु महाराज ने वर्ष 2006 में रखे थे। यह मंदिर करीब 13,200 वर्ग फीट में फैला है। मंदिर के गुम्बद में 25 स्वर्ण कलश लगाए हुए हैं और मंदिर की छत पे इटालियन मार्बल लगा हुआ है। कृति मंदिर बरसाने का एक खास मंदिर है जो देवी राधा और उनकी माँ को समर्पित है। वैसे ब्रज में आपको राधा रानी के कई मंदिर मिल जाएंगे, पर यह मंदिर काफी आकर्षित करती है। ये मंदिर दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ राधा रानी माँ की गोद में है। मंदिर के गर्भगृह दरवाजे के दोनों तरफ अष्ट सखियां लाडली जी को निहारती नजर आएंगी। तो चलिए अब आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं और राधा रानी के दर्शन करवाते हैं जो कि माँ की गोद में है। तो कृति मंदिर में ही कई सारी झांकियां ही बनाई हुई है। चलिए एक एक करके सभी झांकियों को दिखाते हैं। और सामने देखिए राधा कृष्ण की ये झांकी है, फिरा हुआ राधे राधे। तो ये देखिए यहाँ पे राधा और कृष्ण के जितने सारे सखियाँ हैं वो बाहर में घूम रही हैं, बाहर में खेल रही हैं। और उसी के ठीक बगल में महादेव का शिवलिंग का ये झांकी बनाया हुआ है। तो ये बहुत ही खास है कृति मंदिर। आप जब भी आए बरसाना तो यहाँ पे ज़रूर घूमें। हम बरसाना में राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। तो यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए आप कोई भी ऑटो टैक्सी से कुछ भी आए, लेकिन यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए यहाँ कहीं ऑटो या टोटो से करना है, उसी में जाकर के वो करना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे लगभग 150 का फेयर लेने वाले हैं। ये पूरा 21 से 22 किलोमीटर का जो परिक्रमा है वो करवाते हैं। तो चलिए परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले आपको राधा कुंड में जाकर के दर्शन करना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, उसके बाद अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हैं। तो पूजा का सामग्री यहाँ पे मिलता है, आप ले लें। और ये देखिए राधा कुंड है, राधा कुंड में ही पूजा होती है और पूजा होने के बाद परिक्रमा स्टार्ट होती है। तो चलिए हम भी पूजा करते हैं और परिक्रमा को स्टार्ट करते हैं, जो कि लगभग 2 से 2.5 घंटे लगने वाली है पूरी परिक्रमा कंप्लीट करने में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना पाँव जो है वो पानी में ना डुबाएं, बाहर से ही आप पूजा करें और अपने ऊपर जल छिड़कें। तो जैसा कि हम भी पूजा करके जल छिड़क करके रेडी हो चुके हैं परिक्रमा करने के लिए। तो चलिए आपको भी इस परिक्रमा के बारे में सब कुछ बताते हैं। और जो कि परिक्रमा करते करते आप 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आप राजस्थान में भी तय करने वाले हैं। तो चलिए आपको पूरा परिक्रमा का जानकारी देते हुए परिक्रमा को पूरा कंप्लीट करते हैं। हमारी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है और बताया जाता है कि कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत था। यह इतना बड़ा था कि सूर्य को ढक लेता था। इसी पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपने कनिष्ठ उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रज के लोगों को मदद की थी। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। मान्यता है कि पर्वत हर रोज तिल तिल घटता जा रहा है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए आप टोटो से भी कर सकते हैं, बाकी पैदल भी कर सकते हैं। देखिए टोटो के लिए रास्ता है और बगल में जो है पैदल परिक्रमा करने वालों के लिए है। और परिक्रमा के रास्ते में बहुत कुछ सुविधाएं मिलती है, जैसे कि पानी का, रहने का, खाने का, ये सब सुविधाएं आपको 21 से 22 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें आपको ये सुविधा मिलती है। और परिक्रमा दिन और रात दोनों यहाँ पे होते रहती है। आती थी यहाँ पे प्रेम होता था। देखो गोरिया गुमटी बनी हुई है, कुंड है यहाँ पे और गुमटियाँ बनी हुई हैं। कृष्ण भगवान जी यहाँ पे खेलने के लिए आते थे, राधा रानी उनसे मिलने के लिए आती थी। यहाँ पे उनका प्रेम होता था। तो सामने देख रहे हैं जो गुमटी बनी हुई है, उसमें कोई मंदिर वगैरह नहीं है, सिर्फ मिलने के लिए, भगवान जी के लिए खेलने के लिए जगह बनाई। ये गोवर्धन पर्वत की जमीन है, सभी जाली लगा हुआ है। और देखो गोवर्धन पर्वत यहाँ से स्टार्ट होता है, पर्वत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो नहीं आगे मंदिर के पास में ही है, पत्थर देख सकते हो। परिक्रमा करते करते आपको 5 मंदिर मिलेगा जो कि खास है। उसके दर्शन करते हुए आपको परिक्रमा पूरी कंप्लीट करनी है। तो चलिए सबसे पहला जो मंदिर है गिरिराज घर का, उसका दर्शन आपको करवाते हैं। परिक्रमा रास्ते में जितने सारे आपको मंदिर मिलेंगे वो सभी के सभी श्री कृष्ण के ही मिलेंगे और अलग अलग नामों से जाने जाएंगे। परिक्रमा के दूसरे मंदिर में आ चुके हैं हम। श्री मानसी गंगा जी का दर्शन करने के लिए चल रहे हैं हम। तो गोवर्धन गांव के बीच में स्थित है यह। एक बार श्री नंद बाबा और यशोदा मैया सभी ब्रिजवासियों के साथ गंगा स्नान करने का विचार बनाकर गंगा के तरफ चलने लगे। चलते चलते जब वे गोवर्धन के पास पहुँचे तो शाम हो गई। तो नंद बाबा ने एक अच्छे स्थान में रुकने का मन बनाया। और यहाँ पर श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रिज धाम ही सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रिजवासी इसकी महान महिमा से अनजान है। श्री कृष्ण जी के मन में ऐसा विचार आया, तभी श्री गंगा जी मानसी के रूप में गिरिराज जी की तलहटी पर प्रकट हुई। प्रातः काल जब समस्त ब्रिजवासियों ने गिरिराज तलहटी में श्री गंगा जी को देखा तो वे चौंक गए और एक दूसरे से विचार करने लगे और अंत में सभी लोग गंगा में स्नान किए। बलदेव कुंड है ये। हाँ बलदेव कुंड है ये।
इनका क्या कहानी था यहाँ? बलदेव महाराज नहाने के लिए आते थे, कृष्ण भगवान के छोटे भाई हैं, अच्छा, वो तो नहाने के लिए आते थे यहाँ के। इसीलिए यहाँ पे बलदेव कुंड भी एक बना दिया गया ना। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप उत्तर प्रदेश से राजस्थान में पहुंच जाइएगा। तो ये बॉर्डर है राजस्थान का, जो कि 3 किलोमीटर का ये परिक्रमा में गोवर्धन पर्वत पड़ता है। गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा करते करते राजस्थान पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो पुच्ची का लोटा जो है उसमें दर्शन करने जा रहे हैं और कहते हैं यहाँ पे हाजिरी रखती है अपनी। तो चलिए हम भी हाजिरी लगा करके आते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये श्री कृष्ण के सखा थे जो गोवर्धन परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं की हाजिरी लेते थे। साथ ही साथ इनके दर्शन करने से परिक्रमा पूरी मानी जाती है। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं पुच्ची का लोटा का। बलवा के प्यारी लाल की जय। पुच्चई का लोटा जो है उसमें दर्शन करके अब निकल रहा है नेक्स्ट आगे परिक्रमा करने के लिए। और इसमें 5 मंदिर जो है वो आपको दर्शन करते हुए परिक्रमा पूरी कंप्लीट करनी होती है। तो चलिए यहाँ से अब निकलते हैं। और ख़ास बात कि यूपी से हम राजस्थान पहुँच गए हैं परिक्रमा करते हुए। तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना थोड़ी आसान हो गई है, जो कि आप टोटो से कर सकते हैं। बाकी पैदल करने वालों की भी संख्या आपने देखा रास्ते में पैदल कर रहे थे। तो चलिए एक और मंदिर का ये दर्शन करते हैं, श्री उद्धव बिहारी जी का। और इसी में कुंड भी बनाए हुए हैं, जो कि आपको कुंड का भी यहाँ पे नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो हमारी पूरी परिक्रमा जो थी वो कंप्लीट होती है चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के बाद। कि राधा कुंड से स्टार्ट करके राधा कुंड में ही आप दर्शन करके आपका परिक्रमा कंप्लीट होती है। तो परिक्रमा के लास्ट जो मंदिर है, तो ये दर्शन करने के बाद हमारी परिक्रमा जो है वो कंप्लीट हो गई। सेकेंड डे में हम लोग ट्रिप किए हैं गोवर्धन पहाड़, दूसरा हमारा बरसाना। उधर से घूम करके आने के बाद जा रहे हैं अभी इवनिंग में 6:30 बजे होती है यमुना आरती। तो चलिए उसमें लेकर के आपको चलते हैं, क्योंकि यहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम यमुना आरती होती है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो धौलीपुरा चौक से हम पहुंच गए हैं यमुना के घाट पे। यहाँ से ही बोटिंग स्टार्ट होती है और आपको पूरी बोटिंग करते करते आप बहुत सारे स्पॉट को कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब बोटिंग के बारे में जानते हैं कि क्या चार्जेज लेते हैं ये सब पूरे घाट का दर्शन करवाने के लिए। तो यहाँ पे पर पर्सन 400 से 500 आपको पूरा लेंगे। उसके बाद जितने सारे यहाँ पे स्पॉट्स हैं वो सब दिखाएंगे और लास्ट में आपको विश्राम घाट पे छोड़ देंगे, जहाँ पे शाम की आरती होती है और सुबह की आरती होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आपको राइड करनी है कि नहीं करनी। लेकिन बेसिकली यहाँ पे सारे जो घाट के पास जितने सारे स्पॉट हैं वो सब देखने के लिए आपको बोट से राइड करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आप देख पाएंगे। बट अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो आपको और भी कम पड़ने वाला है। तो चलिए हम बोटिंग तो करना स्टार्ट कर दिए हैं और यहाँ पे कई सारे स्पॉट को आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि द्वारकाधीश मंदिर भी आप इधर से ही जा सकते हैं या फिर बाय रोड भी जा सकते हैं। और उसके बाद आता है विश्राम घाट। विश्राम घाट में आप यमुना आरती देख सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है हमारा कंस का महल, जो कि अब कोई जाता नहीं है, बट अगर आपको घूमने के लिए हमारे पास टाइम है तो आप जा सकते हैं कंस का किला देखने के लिए। तो चलिए ये आपको मैंने दिखा दिया है कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप बोटिंग करते हुए। जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है वो है विश्राम घाट का यमुना आरती। तो यमुना के घाट पे ही विश्राम घाट है जहाँ पे आरती होती है। तो तैयारी यहाँ पे चल रही है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आपको पूरा यमुना घाट का नज़ारा दिखाते हैं। ये बोटें देखिए पूरे गंगा घाट पे पूरा फैली हुई है और सभी तरफ गंगा घाट से लेकर के आपको ये कंस का किला ये सब दिखाते हैं, जो कि लास्ट में एंडिंग पॉइंट पे आता है हमारा विश्राम घाट पे यमुना आरती का ही, जो कि टाइम हो चुका है।
तो यमुना का आरती देखने के बाद हमारा मथुरा और वृंदावन का जो ट्रिप था वो एंड होता है। तो अब बात करते हैं कि बजट कितना होना चाहिए। तो अगर मथुरा और वृंदावन आ रहे हैं तो आपको लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये आपका खर्च होने वाला है मथुरा और वृंदावन एक्सप्लोर करने में। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से फिर से मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो आगरा का रहने वाला है और कौन कौन सी जगह है आगरा में घूमने के लिए वो सब आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं।